Assalamu alaikum viewers, hope you are doing well and welcome to my channel. Today I am going to share with you my second video in which you will learn how to construct a histogram in SPSS. And in the previous video I had discussed bar chart, multiple bar chart, subdivided chart and the pie chart video. Now let's move on to histogram. Basically, a histogram is a bar graph like representation of data. एक्चुअली हिस्टोग्राम एक ऐसा ग्राफ है जिसमें हम लोग डाटा को बार्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. ऑलराइट, एंड द नेक्स्ट स्लाइड इज शोइंग द डेफिनेशन ऑफ हिस्टोग्राम. द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड हिस्टोग्राम. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन को हिस्टोग्राम कहते हैं. और इस तरह भी कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम लोग ग्राफ्स की मदद से रिप्रेजेंट करें तो वो हिस्टोग्राम होता है. तो बहुत सारे व्यूअर्स अभी ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है. तो चलिए मैं आपको इसी वीडियो में बताती चली जाऊँ कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, ताकि आप लोग को हिस्टोग्राम की डेफिनेशन ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए. ऑलराइट, तो जी हाँ व्यूअर्स, हमारे पास दो तरह का डाटा होता है, अनग्रुप्ड एंड ग्रुप डाटा. तो देखते हैं अनग्रुप डाटा क्या है और ग्रुप डाटा क्या है. अनग्रुप्ड और रा डाटा. अनग्रुप को रा डाटा भी कहा जाता है. और डेफिनेशन की बात करते हैं, डाटा इज नॉट क्लासीफाइड इनटू ग्रुप्स और क्लासेस. ऐसा डाटा जिनकी ग्रुपिंग्स ना की जाए या जिनके डिफरेंट ग्रुप्स या क्लास ना बनाई जाए, ऐसा डाटा जिसको ग्रुप्स या क्लासेस में क्लासीफाई ना किया जाए वो अनग्रुप डाटा होता है. जैसे कि आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं, ये मेरे पास मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के. तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, कोई क्लास नहीं बनी हुई, जस्ट रॉ फॉर्म है डाटा की. ठीक है, तो इस तरह के डाटा को हम लोग अनग्रुप डाटा कहते हैं. ये रॉ फॉर्म में डाटा है. ऑलराइट, कोई ग्रुप्स की फॉर्म में नहीं है. ग्रुप डाटा और अरेंज और कैटेगोराइज डाटा. डाटा इज क्लासीफाइड इनटू ग्रुप्स और क्लासेस. ऐसा डाटा जो क्लासेस और ग्रुप्स में क्लासीफाई किया जाए वो हमारे पास ग्रुप डाटा कहलाता है. आप इसके एग्जांपल देख सकते हैं. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गोट मार्क्स बिटवीन 13 to 20. इस 13 to 20 का क्या मतलब है, ये फर्स्ट ग्रुप है. इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट्स 13 to 20 की रेंज में मार्क्स ले रहे हैं वो फर्स्ट ग्रुप में आएंगे, और जो स्टूडेंट्स 21 to 28 की रेंज में मार्क्स ले रहे हैं वो सेकंड ग्रुप में आएंगे, और जो स्टूडेंट्स 29 to 36 की रेंज में मार्क्स ले रहे हैं वो थर्ड ग्रुप में आएंगे, और जो 37 to 44 की रेंज में मार्क्स ले रहे हैं वो फोर्थ ग्रुप में आएंगे, और जो 45 to 52 की रेंज में ले रहे हैं वो फिफ्थ ग्रुप में आएंगे. ऑलराइट, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इस डाटा के ग्रुप्स बना दिए. जब इस डाटा को ग्रुपिंग में कर दिया, हम लोग ने इस डाटा को ग्रुप्स असाइन कर दिए, इस डाटा की क्लासेस बना दी, तो ये हमारे पास ग्रुप डाटा हो गया. जब हम डाटा की ग्रुपिंग करते हैं, क्लासेस में इसको कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे पास ये ग्रुप डाटा हो जाता है. तो जी हम बात कर रहे थे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की कि वो होता क्या है. तो मैंने आपको पहले अनग्रुप और ग्रुप डाटा के बारे में क्यों बताया, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बेसिकली ग्रुप डाटा के लिए होता है, इसलिए आपको ग्रुप डाटा का पहले पता होना ज़रूरी था. तो चलिए अब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पर जाते हैं. A tabular arrangement of data where data is classified into different classes and the number of items falling in each class is stated. जी हम लोग यहाँ पे डाटा को टेबुलर अरेंजमेंट में करते हैं. टेबुलर अरेंजमेंट कौन सी होती है, जब डाटा को हम लोग रोज और कॉलम्स में अरेंज करते हैं वो हमारे पास टेबुलर अरेंजमेंट होती है. तो जब डाटा कॉलम्स और रो में चला जाता है तो वो टेबल बन जाता है, तो उस तरह से हम लोग टेबुलर अरेंजमेंट बोल सकते हैं डाटा की. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ना सिर्फ हम लोग डाटा को ग्रुप से साइन करते हैं या क्लासेस में इसको क्लासीफाई करते हैं, बल्कि हम लोग उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी मेंशन करते हैं. फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द नंबर ऑफ आइटम्स फॉलिंग इन ईच क्लास. इसका मतलब ये होता है कि जब हम डाटा को क्लासीफाई करते हैं डिफरेंट क्लासेस में, तो उसके साथ साथ हम लोग उसकी फ्रीक्वेंसी बताते हैं. फ्रीक्वेंसी मीन हम ये भी बताते हैं कि नंबर ऑफ आइटम्स उस क्लास में कितनी दफ़ा फॉल कर रही है. तो जितनी दफ़ा फॉल कर रही होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है. ठीक है, तो इसकी नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल भी दिखाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की. तो इसकी दो टाइप्स होती हैं जी, इसकी दो टाइप्स हैं, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो जी ये रही इसकी एग्जांपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, जो डाटा मैंने अभी पीछे यूज़ किया था अनग्रुप के लिए और ग्रुप डाटा के लिए. तो जी जब मैंने इसके ग्रुप्स बनाए थे तो इसको मैंने क्लासेस का नाम दे दिया जो मैंने ग्रुप्स बनाए थे, और नेक्स्ट इसके सामने जो है इसकी फ्रीक्वेंसीज हैं. फ्रीक्वेंसीज देखें, आप लोग देख सकते हैं. पहली फ्रीक्वेंसी क्या है, 4. ये 4 का क्या मतलब है कि 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 13 to 20 की रेंज में हैं, और 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 21 to 28 की रेंज में हैं. ठीक है, तो इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स फॉल कर रहे हैं, 4 स्टूडेंट्स फॉल कर रहे हैं. और
नेक्स्ट क्लास में 2 स्टूडेंट्स फॉल कर रहे हैं और उससे अगली क्लास में 2 स्टूडेंट्स फॉल कर रहे हैं, इसी तरह ये इसकी फ्रिक्वेंसी आ गई, ठीक है। तो जी ये आपके पास फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है कि ग्रुप आप डाटा को ग्रुपिंग भी करते हो, ग्रुपिंग के साथ साथ उनकी फ्रिक्वेंसी भी बताते हो, तो ये आपके पास फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब बात है जी कॉन्टीन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कि कॉन्टीन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो जी आप लोग जब क्लासेस को इंटरवल क्लासेस के साथ क्लासीफाई करते हो तो ये आपके पास कंटिन्यूस होता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि पहली क्लास है 13 to 20, इनमें कितना गैप्स है, 8 वैल्यूज़ का गैप है। इसी तरह आप अगली क्लास में देख सकते हैं 8 वैल्यूज़ का ही गैप है। हर क्लास में 8 वैल्यूज़ का गैप आपको नजर आएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जी कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इक्वल क्लास इंटरवल। इक्वल क्लास इंटरवल क्यों है, क्योंकि सब में ही 8 वैल्यूज़ का गैप है, तो इसलिए ये इक्वल क्लास इंटरवल है। तो ये इन क्लासेस को बेसिकली हम लोग इंटरवल क्लासेस भी बोल सकते हैं कि इंटरवल के साथ क्लासेस ली गई हैं, ठीक है। तो जी मैं आपको ये भी बताती चली जाऊँ कि ये जो क्लासेस हैं इसमें जो जो पहले वाले नंबर्स हैं हर क्लास के, इनको लोअर क्लासेस बोलते हैं, और जो बाद वाले नंबर्स हैं इनको हम लोग अपर क्लासेस बोलते हैं। ये हमारे पास लोअर क्लासेस का कॉलम है और ये हमारे पास अपर क्लासेस का कॉलम है। तो चलिए अब हम लोग इनको एसपीएसएस पे डिफाइन करते हैं वेरिएबल्स को और डाटा भी एंटर करते हैं, फिर हम इसका हिस्टोग्राम ड्रा करते हैं। तो जैसे कि अब मैंने आपको बता दिया है इस डाटा का कि ये लोअर क्लासेस हैं और ये अपर क्लासेस हैं, तो मैं इसको एसपीएसएस में अलग अलग डिफाइन करूँगी। लोअर क्लासेस का अलग से वेरिएबल डिफाइन करूँगी और अपर क्लास का अलग से वेरिएबल डिफाइन करूँगी और फ्रीक्वेंसी का अलग से। इस तरह से मेरे पास 3 वेरिएबल आ जाएंगे। ऑलराइट, तो चलिए अब हम एसपीएसएस में डाटा एंटर करते हैं और वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो जी व्यूअर्स, जैसा कि अब आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास ये वेरिएबल व्यू है जिसमें मैंने एल यू एंड एफ डिफाइन किए हुए वेरिएबल। एल को मैंने लेबल कर दिया लोअर लिमिट, यू को मैंने डिफाइन कर दिया है अपर लिमिट, और इसी तरह एफ को मैंने कह दिया जी फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से मेरे तीनों वेरिएबल डिफाइन हो चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग को मैंने जो वेरिएबल डिफाइन किस तरह से करते हैं, डाटा कैसे एंटर करते हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में सारा डिटेल से बताया है। और अगर कोई अगर किसी को नहीं भी अभी तक पता कि वेरिएबल कैसे डिफाइन किए जाते हैं और डाटा कैसे एंटर किया जाता है, तो वो मेरी डिस्क्रिप्शन से मेरी पिछली वीडियो का लिंक देख सकते हैं और उसको वहाँ से सीख भी सकते हैं कि वेरिएबल कैसे डिफाइन किए जा सकते हैं और डाटा कैसे एंटर किया जाता है। तो मेरी फर्स्ट वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ऑलराइट, तो मैंने वेरिएबल्स के वेरिएबल नेम के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर दिए हैं, ठीक है। न्यूमेरिक टाइप थी उनकी, न्यूमेरिक ही मैंने रहने दिया। जो मेजरमेंट स्केल है वो मैंने इन तीनों का स्केल रखा है, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि रेशियो स्केल में हम लोग एग्जैक्ट वैल्यूज़ लेते हैं, जबकि जो बाकी हमारे पास स्केल्स होते हैं ऑर्डिनल और जो इंटरवल स्केल होते हैं उनमें हम लोग आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं, इसलिए मैंने रेशियो स्केल चूज़ किया। ऑलराइट, तो मेजरमेंट स्केल में मैंने स्केल वाला हाई स्केल चूज़ किया। ऑलराइट, अब यहाँ पे मैंने डाटा भी एंटर कर दिया। तो चलिए अब हम इसका हिस्टोग्राम ड्रा करते हैं। तो सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या था कि डाटा एंटर करना, और सेकंड स्टेप अब देखते हैं ट्रांसफॉर्म कंप्यूट वेरिएबल। कंप्यूट वेरिएबल में यहाँ पे मैंने एक्स को टारगेट किया है। एक्स मीन मिड पॉइंट, इन हम लोगों ने लोअर लिमिट और अपर लिमिट का मिड पॉइंट निकालेंगे, तो यहाँ पे मैंने एक्स कह दिया और यहाँ पे मैंने इसको लेबल भी कर दिया कि मिड पॉइंट है, उसका नाम मैंने मिड पॉइंट रख दिया और कंटिन्यू किया यहाँ से। चलिए अब मैं यहाँ पे आपको दोबारा से बता देती हूँ कि इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 एंड देन ओके। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट जनरेट हो जाएंगे हमारी स्प्रेडशीट में। ऑलराइट, जैसे कि अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स वेरिएबल डिफाइन हो गया है जिसको हम लोग मिड पॉइंट कहते हैं। ऑलराइट, अब जी नेक्स्ट स्टेप है हमारा जी डाटा वेट केसेस। वेट केसेस में आपने डू नॉट पे क्लिक नहीं करना, बल्कि आप लोगों ने वेट केसेस पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से वेरिएबल वाला वेरिएबल आपने चूज़ करना है। मैंने यहाँ से फ्रीक्वेंसी चूज़ किया है और यहाँ पे इसको हम लोग ले आएंगे। ऑलराइट, ओके, तो यहाँ पे हमारे पास वेट केसेस किसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे, फ्रीक्वेंसीज के अकॉर्डिंग हो जाएंगे। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट स्टेप इज एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फ्रीक्वेंसीज, और यहाँ पे हम लोग मिड पॉइंट को यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन चार्ट। उसके बाद आप लोगों ने जिस चार्ट को भी ड्रा करना है तो आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे हिस्टोग्राम को ड्रा करना है तो मैं हिस्टोग्राम पे क्लिक कर रही हूँ, कंटिन्यू एंड देन ओके।
तो जी व्यूअर्स, अब आप लोग इसकी आउटपुट देख सकते हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसकी आउटपुट ताकि आप लोग हिस्टोग्राम देख सकें। तो जी व्यूअर्स, जैसा कि अब आप लोग इसमें देख सकते हैं जी, हिस्टोग्राम आपके सामने बन चुका है जी। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो डाटा है बार्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट हुआ है। तो ये जो बार्स की शेप होती है ये रिक्टेंगल शेप होती है। आप लोग देख सकते हैं ये सारे बार्स जो हैं ये रिक्टेंगल शेप में है। आप लोगों ने बेसिक शेप तो पढ़ी होंगी, जैसे आपने ओवल पढ़ा है, सर्कल पढ़ा है, ट्रायंगल पढ़ा है, रेक्टेंगल शेप पढ़ा है, स्क्वायर शेप पढ़ी है। तो यहाँ पे जो बार्स की शेप हम लोग लेते हैं वो हम लोग रेक्टेंगल शेप में लेते हैं, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल शेप में है। तो अब हम लोग इसका अगर एरिया भी फाइंड करना चाहते हैं अपने रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है जी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो जो इसकी लेंथ है, एक रेक्टेंगल की जो लेंथ है या हाइट इसको बोल सकते हैं, एक लेंथ या हाइट जो रेक्टेंगल की होती है वो इसकी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। जितनी इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी ही इसकी लेंथ या हाइट ज़्यादा होगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस रेक्टेंगल की हाइट फ्रीक्वेंसी है 4, तो इसकी हाइट 4 तक गई है। इस रेक्टेंगल की फ्रीक्वेंसी है 2, तो इसकी हाइट इससे छोटी है। और इस रेक्टेंगल की फ्रीक्वेंसी 1 है, तो ये दोनों से ही छोटा है। तो हम कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा इसकी हाइट या लेंथ लंबी होगी। ऑलराइट, तो इसको कह सकते हैं कि जी एक रेक्टेंगल की जो हाइट है वो उसकी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। और अगर अब हम इसकी चौड़ाई पर आए, इसकी विड्थ की बात करें, तो विड्थ इसकी जो प्रोपोर्शन होती है उसकी क्लास इंटरवल की होती है। जितना क्लास इंटरवल ज़्यादा होगा उतनी इसकी विड्थ ज़्यादा होगी। इस तरह जितना इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी इसकी हाइट ज़्यादा होगी। हाइट प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के और विड्थ प्रोपोर्शनल है इसकी क्लास इंटरवल के। तो ये आपके पास ग्राफ है। तो मैं आपके साथ इसकी डेफिनेशन भी एक दफ़ा दोबारा शेयर कर दूं ताकि आपको इस ग्राफ की अब समझ आ जाए कि इसकी डेफिनेशन में क्या था। तो जी व्यूअर्स, आप लोग ये देख सकते हैं जी, ये जो मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, अ सेट ऑफ एडजस्टेड रेक्टेंगल्स। एडजस्टेड मीन जुड़े हुए। आपने जैसा कि देखा था कि मेरा बार ग्राफ जो मेरा हिस्टोग्राम था वो इसी फॉर्म में बना है, जुड़े हुए थे मेरे पास, ठीक है। तो इन बार्स को एडजस्टेड बार कहते हैं, जो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो एडजस्टेड रेक्टेंगल्स होते हैं वेयर द विड्थ ऑफ ईच रेक्टेंगल, हर रेक्टेंगल की जो विड्थ होती है, जो चौड़ाई होती है, वो प्रोपोर्शनल होती है क्लास इंटरवल के। जारी बात है, जितना क्लास इंटरवल होगा उतनी ही उसकी विड्थ होगी, उतनी ही उसकी चौड़ाई होगी। तो ये हमेशा जो क्लास इंटरवल होता है वो उसकी विड्थ के प्रोपोर्शनल होता है। इसी तरह जो लेंथ ऑफ ईच रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू द गिवन क्लास फ्रीक्वेंसी। इस तरह हर रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी के। लेंथ प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के और क्लास इंटरवल जो प्रोपोर्शनल होता है वो विड्थ के। तो इस तरह आपको ये इसकी डेफिनेशन समझ आ गई होगी। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। Thanks for watching. So don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. Allah Hafiz.